बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीधी बात बीनर सलीम के साथ में एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। फ्रेश शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। एंड अ रिमाइंडर एवरी टाइम मंडे टू थर्सडे सेम टाइम सेम चैनल मेरी आपसे मुलाकात रहती है। आज के पैनलिस्ट का बिल्कुल मैं आपसे इंट्रोडक्शन कराऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ मेरी और आपकी आपस की बात। इस मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुझे आज भी नए पाकिस्तान में कुछ नया नहीं मिल सका। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि नए पाकिस्तान वाले पुराने पाकिस्तान के साथ जो सलूक कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द अवाम अपने पुराने पाकिस्तान को तरसेगी। इमरान खान साहब अभी तजुर्बाती बुनियाद पर रोजाना हुकूमत साजी में कोशा हैं और बड़े बड़े ओहदों पर तैनातियां भी एक खेल समझ रहे हैं। अब मिसाल ले लीजिए आईजी पंजाब ताहिर खान के तबादले की, जिनकी सिर्फ 1 माह और 2 दिन के बाद ही छुट्टी करा दी गई, और वो भी जिमनी इलेक्शन से ठीक 4 दिन पहले। जी हां, सिर्फ और सिर्फ 4 दिन पहले। यह महज एक हसीन इत्तेफाक था या फिर अंपायर अपना लाकर मैच कराने की दानिस्ता कोई कोशिश थी? बहरहाल जो भी था नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन ने बर वक्त नोटिस लिया और आईजी पंजाब का रद्दोबदल फिलहाल के लिए रोक दिया है। अब चलते हैं खान साहब के वादों और विजन की तरफ। तो यहां पर मैं बरमला ये कह सकती हूं कि हमारे वजीर आजम अपने दावों के ऐन मुताबिक मुल्क में महंगाई का सुनामी लाने में भरपूर कामयाब हो रहे हैं। रातों रात डॉलर को पर लग जाते हैं और वो उड़ते उड़ते 137 तक जहां पहुंचता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर जाती है और इन्वेस्टर्स का 200 अरब एक दिन में डूब जाता है। लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी मिट्टी हो जाती है। लोग रातों रात अर्श से फर्श पर आकर गिर जाते हैं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर खुशी से फूले ना समाते हुए अगले ही रोज धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हमारे वजीर आजम इमरान खान आज खामोश हैं। सुना है कि आज उन्होंने अपनी पार्टी का एक इजलास बुलाया है जिसमें वो सबको पढ़ाएंगे कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में, महंगाई के इस तूफान में और तमाम तरदीदों के बावजूद IMF से कर्जा लेने जैसे इक़दामात को कैसे डिफेंड करना है भाई। और अब आते हैं खान साहब के विजन की तरफ। तो नाज़रीन, मुल्क में लोगों को खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं और हमारे वजीर आजम ऐलान करते फिर रहे हैं कि अगर किसी शहरी को किसी पेट्रोल पंप की कोई टॉयलेट साफ ना मिले तो फौरन उन्हें इतला दें। आई मीन, आर यू सीरियस? नाज़रीन, अवाम को बहलाने के लिए ऐसे शोशे जानबूझ कर छोड़े जाते हैं ताकि अवाम की तवज्जो उनके बुनियादी मसाइल से हटाई जा सके। आज की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इमरान सरकार IMF के पास पहुंच चुकी है और अब वो लोग कर्जा देने के साथ साथ इनको डिक्टेट भी करेंगे। एक तरफ खान साहब की सादगी मुहिम और दूसरी तरफ कर्जा मुहिम। तो गालिब का एक शेर याद आता है मुझे, कर्ज की पीते थे मैं लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। पैनलिस्ट हैं जी मेरे साथ सेनेटर सलीम ज़िया साहब PMLN से, साबिर बलोच साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जवेरिया आहिर है मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। एक ब्रेक लेते हैं, पैनलिस्ट को आपके रूबरू कराएंगे और उसके बाद हम सवालों के सिलसिले का आगाज करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। एक दफ़ा फिर से आप लोग को शो में खुशामदीद कहते हैं। PTI की तरफ से जवेरिया आहिर अभी तक हमारे स्टूडियो पहुंची नहीं है, उम्मीद करते हैं कि जल्द पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरे साथ मौजूद है सेनेटर सलीम ज़िया साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिर बलोच साहब। उनको मैं खुशामदीद कहती हूँ। जिस तरह से पहले बताया था, आप लोगों से शो का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी सलीम ज़िया साहब, PTI का कैंडिडेट आ जाए तो ऑब्वियसली हम ये बढ़ती हुई महंगाई के बारे में, इस बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि इस पूरी सिचुएशन का सलीम ज़िया साहब आप तो बड़ा फ़ायदा उठा रहे होंगे, पॉलिटिकल स्कोरिंग भी कर रहे होंगे, दोनों बल्कि पार्टीज, पीपल्स पार्टी भी और PMLN भी, कि जी PTI की जो गवर्नमेंट है वो अभी तक अपने वादों के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पा रही है। IMF से कर्जे लेने के ऊपर आप लोगों को ताने देती रही है, आप लोगों के ऊपर उंगली उठाती रही है, लेकिन अभी खुद ही कर्जे लेने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग तो इस सिचुएशन से खुश हो रहे होंगे कि या फिर अपनी पार्टी से ऊपर उठकर, अपनी पार्टी की लॉयल्टी से एक कदम ऊपर जाके पाकिस्तान के बारे में सोचते हुए कुछ मिलकर कुछ ऐसे इक़दामात करें सलीम ज़िया साहब कि मईशत को थोड़ा सा सहारा मिले, थोड़ी सी ढारस बंदे लोगों की? मिनेश, बात यह है कि खुशी की तो कतन कोई मौका नहीं है, क्योंकि हम समझते थे कि ये जब आएंगे तो क्योंकि इनके दावे बहुत बड़े बड़े थे, बातें बहुत बड़ी बड़ी थीं, लोगों को बहुत सब्ज़ बाग दिखाए गए थे, तो हम समझते थे कि शायद जब ये आएंगे तो हालात की शायद कोई बेहतरी हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जैसे आपने भी पूरी तमीद बांधी है, कि लोगों को सख्त मायूसी हुई है।
और उससे लगता यह है कि जैसे इनकी कोई तैयारी नहीं थी, कोई होमवर्क नहीं था, और लगता यह है कि इनके वज़रा की कार्रवाई से और इनकी जो वैसे जो काम इनके रोज़मर्रा के मामलात हैं कि जैसे इनको अचानक इक़्तिदार पे ला के बिठा दिया गया है। क्योंकि बहुत सारे वाक़यात ऐसे हो चुके हैं जिससे यकीन ही नहीं आता कि ये 1 महीने के अंदर अंदर ये हुकूमत इस कदर गैर मकबूल हो चुकी है और इतनी गलतियां कर रही है कि वो एक लतीफ़ा ही बन गया है अब तो मैं समझता हूँ कि हमें तो कतन खुशी नहीं है, हमें तो अफसोस हो रहा है, लेकिन हम इनके साथ और क्या कर सकते हैं। हम तो हमने हर तरह का इनको ताउन दिया हुआ है, लेकिन ये हुकूमत में है। ये असल में मसला ये है बीनश, इनको अब तक ये ऑपोजिशन मोड में है, इनको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि ये इक़्तिदार में आ चुके हैं। इनका रवैया, इनके वज़रा का रवैया, ख़ुद इमरान खान साहब का रवैया वो ऐसा है जैसे अपोजिशन में बैठकर ये कंटेनर में बैठ के बात किया करते थे। वही धमकियाँ, वही डराना लोगों को, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अब तो लोग इनसे तवक्को कर रहे थे कि अच्छी चीज़ें आएंगी, मगर आते साथ ही इन्होंने एक तो खैर बहुत बड़ा काम किया, जो भैंसें बिकवा दी, वो बहुत बड़ी उससे सेविंग हो गई। फिर एक बहुत बड़ा इन्होंने कहा हुआ था कि IMF के पास तो जाएंगे ही नहीं हम हमारे पास वसाइल इतने हैं, हमारी टीम ने इतना काम किया हुआ है कि 200 अरब तो पहले हफ्ते में अब पाकिस्तान आ जाएंगे। हमने ऐसे ज़राए इस्तेमाल किए हुए हैं। तो लोग ये सारी चीज़ें मान रहे थे, मीडिया भी चला रहा था, हम भी और आप भी मान रहे थे कि चलो कुछ ना कुछ तो किया हुआ होगा इन्होंने, लेकिन इनके कत्तन किसी किस्म की कोई तैयारी नज़र नहीं आती। एहतसाब की बहुत बात करते हैं कि एहतसाब होना चाहिए, इसका होना चाहिए, उसका होना चाहिए। खुद मौसूफ ने जो एहतसाब का अमल शुरू कराया था खैबर पख्तूनख्वा में जनरल हामिद साहब की सरबराही में, उसका तो जनरल हामिद साहब बेचारे कहाँ चले गए, वो पूरा डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया, एहतसाब ब्यूरो ही बंद कर दिया। नहीं पता चला कि उसमें कितने इनके फ़ायदे हुए, कितने नुकसान हुआ, क्या चीज़ सामने आई। इसी तरह ये अब डैम की बात कर रहे होते हैं कि डैम बनाना है, डैम पे तो ऑलरेडी पहले बहुत सारा काम हो चुका है, उस पर 240 अरब रुपए इस्तेमाल हो चुके हैं, खर्च किए जा चुके हैं, साइट सेलेक्ट की जा चुकी है, विजिबिलिटी रिपोर्ट बन चुकी है, लैंड एक्वायर करने की जो कंपनसेशन है वो दी जा चुकी है, काम वहाँ पर हो रहा है, बजट में उसके लिए पैसे रखे गए हैं। अब ये खाम खाई का एक ऐसा ढोल पीटना, अपने ऊपर वो काम करना जो पहले से हो चुका है, उसका सिला लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये शहबाज शरीफ साहब के साथ जो किया है, इन्होंने जिस तरह उनको गिरफ्तार किया है, हम एहतसाब के ख़िलाफ़ नहीं हैं। एहतसाब सबका होना चाहिए और एक जैसा होना चाहिए। ये ना हो कि जनाब आप शहबाज शरीफ साहब को बुलाएं तो आप साफ़ पानी के स्कीम के हवाले से, ताकि उसी की वो तैयारी लेके जाएं, उसी की फाइल्स लेके जाएं, उसी के सवाल जवाब तैयार करके लेके जाएं, और जब वहाँ जाएं तो जनाब वो आशाया जो का मामला है उसके ऊपर, हाउसिंग स्कीम, उसके ऊपर गिरफ्तार कर लें। जबकि हकीकत ये है कि हुकूमत का ना तो एक पैसा खर्च हुआ है, ना हुकूमत ने 1 इंच ज़मीन दी है किसी को। वो जो मामला है वो प्राइवेट ओनरशिप का मामला है और वहाँ पर मामला भी चल रहा है। अच्छा, फिर आपने तय ये कर लेना है कि गिरफ्तारी आप किस स्टेज पे करेंगे, इंक्वायरी के स्टेज पे करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे करेंगे, या रेफरेंस के स्टेज पे करेंगे। कई लोग तो हैं जिनके रेफरेंस पर आप गिरफ्तार नहीं कर रहे, जिनकी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है उनको भी गिरफ्तार नहीं कर रहे, जिनकी इंक्वायरीज हो रही हैं उनको भी आपने छोड़ा हुआ। ले दे के आपको नज़र पड़ी तो शहबाज शरीफ साहब पर, जिनकी मैं समझता हूँ कि बेमिसाल खिदमत है पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए खुसूसी तौर पर। तो अभी तक आपने क्या कर लिया है सलीम ज़िया साहब? आपके भी लीडर धक्के खा रहे हैं, अदालतों में जाते हैं धक्के खाते हैं, एहतसाब अदालत में जाते हैं धक्के खाते हैं, हो ना आदमी जो, और आप लोग मजे ले रहे हैं, आके डिफेंड कर रहे हैं। चलें, हर तारीख उन्होंने अटेंड की है। चलिए साबिर बलूच साहब, ओके, अब वापस आती हूँ ना आपके पास। सेनेटर सलीम ज़िया साहब, साबिर बलूच साहब, 10 साल जेल, मरियम नवाज साहिबा को 7 साल जेल वहां पर हुई, वो दूसरे दिन ही पाकिस्तान पहुंच गए। नवाज शरीफ साहब की अहलिया बिस्तर मर्ग में थी, और मरियम नवाज साहिबा की वालदा, ज़ाहिर है अपनी औलाद अपनी बहुत प्यारी होती है, माँ बहुत प्यारी होती है, उनके पास रहना चाहती थी, लेकिन उन्होंने सब चीज़ को छोड़कर पाकिस्तान आई और सीधा उनको पता था कि हमें जेल ले जाया गया। आई थिंक सो सलीम ज़िया साहब को आवाज़ नहीं आ रही है। मैं सलीम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वो तो फिर केस चला और फिर
अदालत ने जो फैसला किया वो आपके आगे है, जो सजा सेनेटर सलीम जिया साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? और मैं इसी तरह सोचता हूँ जैसे साबिर बलोच साहब, इनको गालिबन आवाज नहीं आ रही है। साबिर बलोच साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी। चले, पीपल्स पार्टी पीएमएलएन ने तो अपना पूरा कथारसिस इस शो में कर लिया है। मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि सबसे पहले मईशत को जो इतना बड़ा धचका लगा है, इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोचती है? आप भी क्या सिचुएशन एंजॉय कर रहे हैं, या फिर एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी की तरह, जिस तरह से अब तक आपने इस जमहूरी अमल में एक मैच्योरिटी दिखाई है, आप आगे बढ़ के हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, बजाय इसके कि आप इसकी लेग पुलिंग करें? मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर जानना चाहूंगी, फिर मैं आपसे रिलेटेड क्वेश्चन करती हूँ। पहले मुझे इसका जरा मईशत के ऊपर जरा जवाब दे दीजिए। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। देखें, बात यह है कि बेनच के आपने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का, आपने इस यानी पिछले 4-5 महीने से जब से हुकूमत आई है, आपने उनका रोल देखा है असेंबली में, असेंबली के बाहर, मईशत पे, पॉलिटिक्स पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, हर चीज़ पर उन्होंने हर वो मशवरे दिए, उन्होंने हर वो पॉलिसी अपनाई कि जो पाकिस्तान के ग्रेटर मफाद में हो, जो पाकिस्तान के गरीब आवाम के ग्रेटर मफाद में हो। अभी आप देखें कि जब इन्होंने जब इमरान खान ने टेक ओवर किया, तो टेक ओवर करने के बाद एक जो एक टेक ऑफ होती है किसी हुकूमत की, उसकी एक पॉलिसी होती है जो आगे चलने की पॉलिसी होती है। वो आपने देखा कि वो बिल्कुल ही जो है ना, वो देयर वाज नथिंग, कुछ था ही नहीं इनके पास सिवाय इस बात के कि भाई के यानी बढ़ के मारना और इस किस्म की बातें करना है कि जी कि हम IMF के पास जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। भाई आप ये बात क्यों करते हैं कि जी कि हम IMF के पास या किसी इंटरनेशनल फोरम पे हम नहीं जाएंगे? आप पहले अपना होमवर्क करें, अपने फाइनेंस मिनिस्टर को बिठाएं, अपने जो आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनको बिठाएं, उनसे पूछें कि पाकिस्तान किस हालत में है, और आप अपने दिल में सोच के, इनका मतलब ये था कि शायद कि जी कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे तो हमारी जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होंगी इस दफ़ा फिर से चाइना उसको शायद पूरा कर ले, या हम जाएंगे उसके सऊदी अरेबियन के पास, वो शायद हमें इस दलदल से, इस प्रॉब्लम से निकाले। भाई दूसरों मुल्कों के अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनके मसाइल हैं। अच्छा, कोई अगर एक जो है ना इखलाकी सपोर्ट दे देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना आपका पूरा बर्डन अपने सर पे ले लेता है। बर्डन नहीं लेता सर पे, उल्टा डिक्टेट करता है। आप लोगों को भी पता होगा, आपकी भी गवर्नमेंट रही है, पीएमएलएन की गवर्नमेंट रही है। देयर इज नथिंग लाइक अ फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के अंदर कोई भी मुफ्त में कोई चीज नहीं देता। एग्जैक्टली, कोई nothing is free in this world. I tell you, you can't get anything free in this world. Exactly. अच्छा, अब यह है कि अब देखें ना, हाँ, अब यह कि चाइना से शायद पता नहीं उनको कुछ नहीं बन सका, सऊदियंस की वजह से कुछ नहीं बन सका। अच्छा, अब ये फिर कह रहे हैं कि हम IMF जा रहे हैं, IMF जा रहे हैं। अब देखो, IMF को एक तरफ से हमने IMF को नहीं जाने का जो एक यानी इखलाकी या गैर इखलाकी जो भी आप कहें, जो आपने तासुर दे दिया, अब उनके नॉलेज में भी ये बात है कि अब फिर आके फिर हमारे पास आ गए। अच्छा, अभी जो ये मिनी बजट आया था, तो मिनी बजट में 185 अरब रुपए का एक इजाफी इन्होंने टैक्स लगा दिए मुल्क में, लोगों आवाम पे, लोगों पर। अच्छा, और वो भी गैस की कीमतों को जो कीमतें बढ़ाई है उसको छोड़कर 185 अरब रुपए का आपने वो टैक्स लगा दिए। अच्छा, जब आपने ये टैक्स लगा दिए तो कि इजाफी टैक्स है। अच्छा, और उसमें से कितने जो PSDP में जो डेवलपमेंट जो स्कीम्स थे, वो ऑलमोस्ट 60% तो आपने ड्रॉप कर दिए वहां से। अच्छा, अब आप IMF के पास जा रहे हैं। अब IMF का पास जो है ना, वो ऐसे तो आप नहीं जाएंगे ना। अच्छा, आपने टैक्सेस 185 अरब रुपए अभी मिनी बजट जो सप्लीमेंट्री बजट में किए, अब जाएंगे जनाब, अब वो आपको पकड़ेंगे, अब वो कहेंगे जी कि आपको ये चीज आपको महंगा करना पड़ेगा आवाम के पास। आवाम ऐसे ही होगा। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेना है और उसके बाद ऑब्वियसली PTI की भी शमूलियत हम शो के अंदर करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सेनेटर सलीम जिया साहब हमारे साथ बने हुए हैं, साबिर बलोच साहब हमारे साथ बने हुए हैं, एंड अब से थोड़ी देर में हमें जो है जवेरिया आहिर साहिबा सिटिंग MNA हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में सेनेटर सलीम जिया साहब हमारे साथ मौजूद है, PMLN से, पीपल्स पार्टी से साबिर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और अब से थोड़ी देर में PTI की भी हम जो है कोशिश करेंगे, बल्कि इनफैक्ट हमें जवेरिया आहिर ने ज्वाइन कर ही लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ओके
सेनेटर सलीम ज़िया साहब, वापस मैं आपकी तरफ आऊंगी। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं पीटीआई का मौक़िफ़ लूँ, मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आज नवाज शरीफ साहब बोले हैं और कैसे बोले हैं कि पहले उन्होंने कहा कि मैं क्या बात करूं, मैं क्या बोलूं, और फिर उसके बाद वो बोले हैं, और जिस तरह से उन्होंने आज गुफ्तगू की अदालत के बाहर मीडिया से, उनका जो लहजा या उनका जो कहने का मकसद था वो यही था कि भाई एहतसाब ना हो हमारे खिलाफ। जिस तरह से हम लोगों ने बर्दाश्त किया है हुकूमतों को भी और इरेगुलरिटीज़ को भी, ये लोग भी बर्दाश्त करें। तो सर ऐसे तो नहीं चलेगा ना, एहतसाब तो होएगा ना। बिनेश, मेरे ख्याल आप समझ नहीं पाए जी, समझा दीजिए। यकीनन कतन उनका ख्याल ये नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि एहतसाब तो लाजमी है, और उसी के लिए वो, जैसे मैंने पहले सेगमेंट में जिक्र किया था कि जब उनको सज़ा हुई और वो लंदन में थे, तो दूसरे दिन ही, बल्कि पहली फ़्लाइट से वो वापस आ गए यहाँ पर कोर्ट को फेस करने के लिए, अदालत को फेस करने के लिए, और मरीम नवाज साहिबा भी, जिनको 7 साल जेल हुई थी, दोनों यहाँ पर पहुँच गए, और वो बिल्कुल एहतसाब के हक़ में हैं, एहतसाब चाहते हैं, लेकिन एहतसाब के नाम पर इंतकाम नहीं चाहते। मिसाल के तौर पर अब पनामा में 450 लोग थे बिनेश, ठीक है, मुझे आप दूसरे आदमी का नाम तो बता कर दिखाएं। कोई दूसरा आदमी आज तक ना उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, ना इंक्वायरी हुई है, ना रेफरेंस तैयार हुआ है, ना जिक्र हुआ है। ले दे के एक नवाज शरीफ और पूरा ख़ानदान। इसी तरह ये जो अभी शहबाज शरीफ साहब का मामला है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि इसमें भी उनको जो बुलाया गया, जो नोटिस दिया गया, वो साफ पानी के हवाले से था, स्कीम के हवाले से था। उसका तो उन्होंने जिक्र नहीं किया। उनको जो ठहराया और जो उनको ज़ेर हिरासत लिया, वो लिया जो अपनी जो स्कीम है आशियाना स्कीम, उसके तहत उनको गिरफ्तार किया, जिसमें उसकी नक्शल ये है बिनेश कि ना 1 इंच सरकारी दी गई, ना 1 पैसा उस पर दिया गया, ना ठेकेदारों को दिया गया, ना लिया गया। और उसमें जो मामला है वो तो प्राइवेट ओनरशिप वालों का मामला है, वो चल रहा है। अच्छा, फिर तय कर लें कि आपने गिरफ्तारी लोगों की किस स्टेज पे करनी है, इंक्वायरी के स्टेज पे करनी है, इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे करनी है, रेफरेंस के स्टेज पे करनी है। यहाँ पर इन मामला, यहाँ पर नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, इनकी तो अभी इंक्वायरी स्टेज पर है। अच्छा सलीम ज़िया साहब, मुझे एक बात बताइए, उसके बरक्स कई लोग इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, रेफरेंसेस हो चुके हैं। अच्छा, कल सीईसी की एक मीटिंग हुई और राना सनाउल्लाह साहब ने उसके बाद में मीटिंग खत्म होके जब तमाम मुशावरती अमल हो गया तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप लोगों ने कोई रिक्वेस्ट डाली हुई है कि सेशन बुलाया जाए पंजाब असेंबली का भी और नेशनल असेंबली का भी, ताकि ये जो पूरे मामला हैं इसके ऊपर डिस्कशन हो सके, और अगर आप लोगों की ये बात मानी नहीं जाती तो आप लोग एहतजाज करेंगे असेंबली के अहाते के अंदर। सो अब आपका क्या प्लान है? क्योंकि खबर तो यही आ रही है कि कोई फौरी तौर पर जो सेनेट का, नेशनल असेंबली का या पंजाब असेंबली का सेशन तो नहीं बुलाया जा रहा, वो सेशन अपने वक्त पर ही होगा। जैसे पंजाब असेंबली का सेशन 16 तारीख को है तो वो 16 तारीख को ही होगा, उससे पहले नहीं होने वाला। तो अब आप लोग का क्या लाहे अमल है, अगला प्लान क्या है? कि आप लोग वाकई बैठ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, किस हद तक करेंगे, किस लेवल तक जाएंगे, ये बताइए मुझे, आगे बात करते हैं ना जी। देखिए बिनेश, बात यह है कि एहतजाज तो हमने लाजमी तौर पर करना है, और कुछ शौकिया तौर पर इनकी तरह हम नहीं कर रहे। हम तो एक जेन्युइन मसला जो सामने आ गए हैं उनकी बुनियाद पर करना चाह रहे हैं। एक कमर तोड़ महंगाई आ गई है, IMF का मसला आ गया है, बिल्कुल। फिर ये जितने इन्होंने वादे किए थे उससे बिल्कुल बरक्स काम कर रहे हैं। सेनेटर साहब एक मिनट जरा रुकिएगा, गवर्नमेंट शामिल हो गई है हमारे साथ, जरा आपने महंगाई की बात छेड़ दी है अब बहुत जोर से, तो जरा उनसे मैं पहले जवाब ले लूं, जरा आप लोगों को भी जवाब मिल जाएगा, हो सकता है। जवेरिया साहिबा बड़ी डायनामिक एमएन है। जवेरिया अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। आई थिंक सो देयर इज सम कंफ्यूजन, वरना आपसे तो स्टूडियो में रूबरू मुलाकात हो जाती, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही, नो प्रॉब्लम्स। चले, अब बजट की बात हो रही है, महंगाई की बात हो रही है, IMF से आप लोग कर्जा लेने जा रहे हैं, और IMF सिर्फ आपको कर्जा ही नहीं देगा जवेरिया, बल्कि आप लोगों को डिक्टेट भी करेगा। कहने का मकसद ये है कि इतने सालों में पाकिस्तान की तारीख में ना कभी डॉलर ने इतनी बड़ी छलांग लगाई थी कि ऑलमोस्ट 12 रुपए एकदम से एक दिन में महंगा हो गया, और ना कभी लोगों के इतने ज़्यादा नुकसान हुए थे कि आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। कोई तकरीबन कल तक कोई 100-150 अरब का फिगर आ रहा था, आज 200 अरब का फिगर आ रहा है जितना नुकसान हुआ है। मतलब क्या करने जा रहे हैं आप लोग लोगों के साथ? लोगों की तसल्ली भी करानी है कि नहीं करानी? जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच।
अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्या ये हालात सिर्फ 2 माह में हुए हैं या पिछले 70 सालों से होते आ रहे हैं। दूसरी बात है IMF की, हमने कभी एक दफा ये नहीं कहा कि हमने IMF वाली ऑप्शन, हमने हमेशा ये कहा। और आवाज नहीं आ रही। अगर आप पुराने जो वीडियो मैसेजेस हैं या प्रोग्राम को बैठे हैं या भी आप बयान चाहते देखें, उन्होंने हमेशा ये कहा कि हमारी कोशिश होगी कि हमें ना जाना पड़े, लेकिन हम सारे ऑप्शंस देखेंगे और सारे ऑप्शंस देखने के बाद हम ये देखेंगे कि हमें ऑप्ट क्या करना है। अभी 28,000 अरब का कर्जा चढ़ गया इस मुल्क के ऊपर, और जितनी बड़ी लंबी छलांग पिछले 5 सालों में कर्जे ने पाकिस्तान की हिस्ट्री लगाई है। हमने 8 अरब रुपया तकरीबन देना है दिसंबर जो कर्जों की मद में इस साल। अब मुझे आप ये बताएं कि हुकूमत के पास क्या ऑप्शन क्या रह जाती है, और हमने अपनी सारी जो अवेलेबल चीजें थी उनको देखने के बाद ये फैसला किया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही अंधेरे में कोई फैसला कर दिया या अचानक से कोई कर दिया। तो अब आपको जवेरिया समझ में आ रहा है गवर्नमेंट को कि जिस तरह से खान साहब पिछले दौरे हुकूमतों के अंदर हुकूमतों के ऊपर तनकीद किया करते थे और ये कहा करते थे, मतलब आप ये बेहतर समझती हैं कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा सर्कुलेट कर रही हैं, खान साहब के वो क्लिप सर्कुलेट कर रहे हैं जब वो कहते थे कि जी अच्छा लगेगा अपनी पहली तकरीर में जब वो इलेक्शन जीते कि जी मैं जगह जगह मुल्क जाऊँ उनसे पैसे मांगूँ। तो अब आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि हुकूमत करना कोई आसान काम नहीं है। इट इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। इसमें आपको काम करना पड़ेगा, अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात भी बनाने पड़ेंगे और IMF से कर्जा भी लेना पड़ेगा। लेकिन मैं ये जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि किस कीमत पर इस दफा आप IMF से कर्जा लेंगे, क्या शराइत होगी, क्या मजीद डॉलर महंगा होगा, क्या मजीद बिजली महंगी होगी? जी 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 जी। इतना मुश्किल काम भी नहीं है। अगर कोई गवर्नेंस अच्छी रही होती ना पिछले अदवार में तो ये हालात नहीं होते और हमारी हुकूमत को ये फेस नहीं करना पड़ता। बात ये नहीं है कि पिछली हुकूमत में मलबा डाल दिया या हुकूमत में आने के बाद तो रियलाइज हुआ है हमें कि ये जो चीजें ठीक कर सकते थे इन्होंने वो भी ठीक नहीं की, मुल्क को तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया। हुकूमत करना इतना मुश्किल नहीं होता अगर आपके नीयत ठीक हो ना और आपके प्लान उस सिमत में आप लेके जा रहे हो तो आप वो सारे स्टेप ले सकते थे। ये पिछली गवर्नमेंट ले सकती थी, उससे पीछे वाली भी ले सकती थी, तो ऐसे मैय्यस लिए होते तो आज ये नहीं हो रहा होता। आपने जवेरिया गवर्नेंस की बात की, आपने बात की कर्जों की कि पिछले दौरे हुकूमतें ऐसे इकदाम कर गई हैं कि आपको सफ़र करना पड़ा। इससे मैं आपसे एग्री करती हूँ कि आप लोग को खजाना खाली मिला था, ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। माई सिंपथीज आर ऑल्सो विद यू और मैं एग्री कर रही हूँ आपसे इस बात से। लेकिन जब गवर्नेंस की बात आती है ना, मुझे प्लीज़ अलाउ करें जवेरिया कि मैं आपके साथ डिसएग्री करूँ। गवर्नेंस का इतना बड़ा इशू है, खैर मैं कहाँ से शुरू करूँ, प्रोग्राम के अंदर फिर इतना वक्त नहीं बचेगा। मैं रिसेंट आपको बता देती हूँ। रिसेंट क्या हुआ कि आप लोगों ने जब ज़िमनी इंतखाबात का जब स्केड्यूल अनाउंस होता है, आप जानते हैं कि आप तबादले तकर्रुरियाँ या फारिग नहीं कर सकते किसी को। लेकिन ताज़ा तरीन खबर यह आई है कि आपने जो IG हैं उनको पंजाब के चेंज करने की कोशिश की, उनको हटाने की कोशिश की। वो अलग बात है कि वो हुआ नहीं, ये जानबूझकर आपने किया कि अपनी मर्जी का आप अंपायर ले आए ताकि 4 दिन पहले ज़िमनी इंतखाबात से पहले आप उसको मनूवर कर सके, अपनी मर्जी का रिजल्ट ला सके, या फिर अनइंटेंशनली हो गया। आप लोगों को शायद इस चीज का अंदाजा नहीं था कि इतने शॉर्ट टाइम पर जब स्केड्यूल अनाउंस हो जाता है तो आप ये तब्दीलियां नहीं कर सकते, क्योंकि सिंध में एक ऐसा काम होता रहा कि पूरे इतने साल गुजर गए वो जी एडी ख्वाजा साहब को चेंज करने में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एडी ख्वाजा साहब को चेंज नहीं करने दिया। वहां के जो IG थे, पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एडी चोटी का जोर लगा लिया। तो आप लोग खुशकिस्मत हैं इस मामले में कि आप लोगों से अगर भूल चूक हो भी रही है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट में आए हैं तो आपको बार बार मौका दिया जा रहा है। मुझे इसकी रीजन बता दें कि ये जो आप ब्लंडर हुआ है ये क्यों हुआ है। जाहिर सी बात, अब 4 दिन में ज़िमनी इलेक्शन आप अभी चेंज नहीं करेंगे, बाद में कर देंगे, लेकिन उसकी वजह क्या है, इसके ऊपर तो कुछ एक्सप्लेनेशन दे दें। नहीं, देखें मेरी बात सुने, ऐसा कतई तौर पे नहीं है कि जानबूझ के इसलिए किया गया कि ज़िमनी इंतखाबात पे असरअंदाज हो सकें या कोई ऐसी उनके ज़ाहिर डिपार्टमेंट इशूज थे, उनके रिफॉर्म्स का उनके साथ कोई आपस में उनके क्लैशेस थे या जो भी कह ले, ऐसा कतई तौर पे नहीं है कि हमने जानबूझ के किया या हम उसको इन्फ्लुएंस कर सके किसी भी सूरत में। जैसे पिछले सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी होता है या गनैब का भी होता है तो एक ही पोजीशन का रोना होता है जी कि ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इदारों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने डिसीजन जो है वो ये देख ले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बाकी जहाँ तक बात रहेगी कि बाद में बदलने की, तो मेरा ख्याल है कि इतना तो स्टेट का राइट होता है कि अगर चीजें या बाकी जो इदारे हैं जो मुख्तलिफ है वो काम करे, अगर उन्होंने अपने सरबराहान या अपनी बंदे तब्दील करने हैं या उनको शफल करना है या उनको
नए लगाने हैं तो ये तो उनका राइट है। अगर वो देखते हैं कि चीजें नहीं ठीक हो रही, भाई आपस में कुछ मसले आ रहे हैं तो जवेरिया बीबी मोहतरमा मेरी बहन आईजी का ओहदा, इलेक्शन कमीशन की उन्होंने आईजी का ओहदा जवेरिया कोई छोटा ओहदा नहीं होता, ये आपकी डिस्क्रिमिनेशनरी वो पोजीशन नहीं है, आपकी सवाबदीदी इख्तियार नहीं है। आईजी का ओहदा बहुत सीनियर, बहुत सीरियस ओहदा होता है, इसको आप इस तरह से हटा या चेंज नहीं कर सकते। आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, आप मेरे साथ लाइन पे बने रहिए जरा, मैं बाकी पैनलिस्ट से इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू लूं, फिर मैं फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। जवेरिया वापस आती हूँ जरा, दोबारा लाइन मिला लीजिए। साबिर बलोच साहब आपकी तरफ आऊंगी। आप लोग तो अपना एक आईजी तक नहीं चेंज करा सके, एडी चोटी का जोर लगा दिया एडी ख्वाजा साहब को हटाने के चक्कर में। पीटीआई ये इकदाम करती है, लेकिन खैर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन एक और चीज़ है जो हो रही है सिंध के अंदर, हम देख रहे हैं कि लोगों के अकाउंट से इतने ढेर सारे पैसे निकल रहे हैं साबिर बलोच साहब, मतलब एक स्टूडेंट के अकाउंट से इतने करोड़ों रुपए निकले, एक फलूदे वाले के अकाउंट से इतने पैसे निकले। मतलब कौन लोग हैं जिनके अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं ये, जरा इसके ऊपर तो जरा थोड़ी सी रोशनी फरमाइएगा कि किस तरह से इतने ज्यादा पैसे लोगों के अकाउंट में आ रहे हैं अननोन। वो लोग खुद भी हैरान है कि जी हमारे अकाउंट में इतने पैसे कैसे आ गए। देखिए अभी इस चीज को अब आप खुद समझ लें कि देखो ये अदारे तो इससे पहले भी मौजूद थे, ये नहीं कि यानी इमरान खान साहब के आने के बाद एक एब्रप्ट तब्दीली आई है यहाँ पे, यानी आपके जो इंटेलिजेंस के अदारे हैं या आपके जो बैंकिंग सिस्टम है या जो यानी देखो मैं एक बात आपको बताता हूँ, अर्ज करता हूँ आपसे। बात यह है कि पूरे दुनिया में कोई मॉडर्न स्टेट हो या कोई अंडर डेवलपमेंट मुल्क हो, कहीं पर भी एक तरीक़ेकार होता है, एक निज़ाम होता है, एक सिस्टम होता है हुकूमतें और स्टेट को चलाने का। अच्छा, उसमें ये होता है कि देखो अकाउंटेबिलिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, अकाउंटेबिलिटी एक ऑनगोइंग प्रोसेस होती है। उसमें कुछ अदारे, एक अदारा वो उसमें इन्वॉल्व होता है, वो सालों साल चाहे जिसकी हुकूमत हो, आपकी हो, मेरी हो, उसकी हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, इमरान खान हो, कोई भी हो। अच्छा, वो निज़ाम, वो सिस्टम अकाउंटेबिलिटी का चलता रहता है। लेकिन दूसरे अदारे जो लॉ इन्फोर्सिंग जो आपके एजेंसीज हैं, जो आपके जो पॉलिटिकल अदारे हैं या आपके जो दूसरे जो दुनियादारी के अदारे हैं, वो अपने काम चलते रहेंगे। टेक्नोलॉजी के जो अदारे हैं, रिसर्च के जो अदारे हैं, वो अपना काम करते रहेंगे और ये भी अपना काम करता रहेगा जो अकाउंटेबिलिटी का है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आता ही द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिसको पता नहीं है कि इस मुल्क में भाई अकाउंटेबिलिटी के अलावा भी चीज़ें हैं। इस मुल्क में गरीब लोगों को, आवाम को जो भूख और प्यास और गरीबी और बीमारी से मर रहा है, उसकी भी निजात के लिए कुछ है। वो आके बिल्कुल वो एक पन्ने खान की तरह कि जी मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, आपने भूख प्यास इफलास, तुम अपने आपने भूख प्यास की बात की साबिर बलोच साहब, सॉरी टू कट यू, लेकिन लेट मी एंटर विद अ न्यू क्वेश्चन हियर। आपने भूख प्यास की बात की ना, ये हमें ये सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार साहब के आज ये जो रिमार्क्स आए हैं एक केस के अंदर जो कि थर में बात हुई थी 400 बच्चों की, उसके हवाले से खुद नोटिस केस की समाअत हुई और उस दौरान जो हमें रिमार्क्स मिले वो बहुत लम्हा फिक्रियां हैं, एक अलमिया हैं। वो कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बिल्कुल जीरो है। आप लोग भूख इफ्लास की बात कर रहे हैं ना, हमने पिछले दौरे हुकूमतों में भी देखा, बहुत हम लोगों ने प्रोग्राम्स किए, मैराथन ट्रांसमिशंस की कि थर के अंदर क्या हालात है, मैल न्यूट्रिशन, गजाई किल्लत, लोगों के पास वहां पे खाने के लिए रोटी नहीं है। आप अपना घर तो पहले ठीक करें, फिर ही आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे ना साबिर साहब। देखो बीबी, मैं आपको अर्ज करूं, साकिब निसार साहब ने कहा है कि मैं खुद थर आके बैठ जाऊंगा, उन्होंने ये बोला है, तो आप साकिब साहब की, साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की चीज को लाइट ना लें, आप सीरियसली लें इसको। चीफ जस्टिस देखे बीबी प्लीज, चीफ जस्टिस साहब कहीं भी जा सकते हैं, इज वेलकम ऑल ओवर द कंट्री, उसका वो अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, बात बेसिकली है कि देखो थर को एक पॉलिटिकल जो है ना वो एक टारगेट बनाया गया है, जिससे भी बात कर लो वो थर की बात कर लेते हैं। अगर थर के मतलब जब भी कोई बात करना हो आप जाएं वहां पे। मैं आपको एक बात ऑनेस्टली, ये बात यानी इसको इतना पोलिटिलाइज किया गया कि हमारे चेयरमैन बिलावल साहब ने इसको इतना सीरियस लिया, इस मामले को इतना सीरियस लिया। आसिफ अली जरदारी साहब ने ऑनेस्ट टू गॉड इसको इतना सीरियस लिया कि उन लोगों ने इमीडिएटली खुद जाके वहाँ कैंप किए। अच्छा, वहाँ पे अभी आप जाएं वहाँ पर देखें कि डॉक्टर्स को वहाँ भेजा गया, टीचर्स वहाँ पे भेजे गए, स्कूलें खुली हुई हैं, सड़क वहाँ पे बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई गई हैं। अच्छा, और वहाँ से यानी पीपल पार्टी को एक क्रेडिट हासिल है जो आवाम का यानी नुमाइंदा यानी वो है। सेनेट में 2 लोग, एक लड़की जो मिनॉरिटी से है, एक साहब
दूसरे जो मिनॉरिटी से हैं सेनेट से वहाँ यानी थर से लोग लिए गए हैं ताकि रिप्रेजेंटेशन रहे उनकी। अच्छा, नेशनल असेंबली में उस इलाके के लोगों को जना मिनॉरिटी से जितनी मिनॉरिटी की सीटें थर से दी गई हैं, थर को फोकस किया है पीपल्स पार्टी ने। हमारे इसमें कोई शक नहीं कि सिंध की गवर्नमेंट ने जो हुकूमत में थे, वजीर थे हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे पहले, अच्छा, तो उन लोगों ने थोड़ी सी नेग्लिजेंस उनकी तरफ से हुई, लेकिन उनको पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने इतना उनको सख्त यानी इस चीज़ का नोटिस ले लिया, इतना यानी उसको तो थर के अब हालात बेहतर है, आप ये कहना चाह रहे हैं? सीरियस लेके वहां पे अब आप जाएं वहां देखें तो सही। ओके, अभी आप जाएं देखें तो अब देखो बात ये कि ये न्यूट्रिशन की आप बात करते हैं, ये न्यूट्रिशन ये दुनिया में पाकिस्तान एक मैं और आप एक तरफ तो यही रो रहे हैं कि जी कि हम हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास हम IMF को भागते जा रहे हैं, फलाना भागता जा रहा है, ये भागते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात ईमानदारी से कहता हूँ आपको, आई एम नॉट मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ कि जो ऐसी बात कर दूँ कि जो नामुमकिन हो या खुदा न खास्ता जो आउट ऑफ द यानी वो हो ट्रैक हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस मुल्क में डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए आपको एक विजनरी लीडर की जरूरत है। जुल्फिकार अली भुट्टो एक विजनरी लीडर थे, बीबी साहबा एक विजनरी लीडर थे, आतिफ अली जरदारी साहब एक विजनरी लीडर हैं, बिलावल साहब एक विजनरी लीडर हैं। जरदारी साहब ने आते ही पहले यहाँ पर जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थे, जिन्होंने इस मुल्क को दो लख्त किया था, जो सियासी मसाइल थे, सियासी प्रॉब्लम्स थे सूबों के कि जी इख्तियार दो। अच्छा, उन्होंने आके सबसे पहले ये काम किया कि सूबों को एम्पावर कर दिया, भाई खुदा के वास्ते ये तुम लोग के इख्तियारात हैं, काम करो और चलाओ मुल्क को। अच्छा, ये उन्होंने पाकिस्तान की वो टूटी हुई जो पिलर्स थे उनको जोड़ के उन्होंने उसको मजबूत करके उन्होंने पाकिस्तान को मजबूत पिलर्स पे खड़ा कर दिया। ठीक है, लेकिन आपकी भी गवर्नेंस सर सिंध में इतनी अच्छी नहीं जा रही है। अगर यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब 10 साल कंसेक्यूटिवली जो है वो अगर गवर्नमेंट में रहे हैं, मानता हूँ, हाँ, आप लोग सर पर्चे नहीं करा पा रहे, आपका टैंकर माफिया, पानी का माफिया एक अलग जो है वहां पर जो है सर उठाए खड़ा है। ये बहुत सारी चीजें थर वाला मामला अलग है। और ये मैं नहीं कह रही सर, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि थर के अंदर वो लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि कंडीशंस बेहतर हो गई तो ठीक है, फिर देयर इज नथिंग टू वरी। चीफ जस्टिस साहब इसको बिल्कुल देख रहे हैं। थर के अलावा भी और जगह हैं, थर के अलावा भी और जगह चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि हम उनसे अर्ज करते हैं कि वो वहां पर भी निगाह करम डाल दे। और भी इलाके हैं, पाकिस्तान पूरा उनका है, पाकिस्तान के लोग यानी उसके साथ हैं, उसको उन्होंने उनकी मेहरबानी है कि वो हर तरफ निगाह डाल रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपको अर्ज करूँ, देखो बात यह है कि इस वक्त इस हुकूमत को चाहिए था कि वो आके यानी एक तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि जिसको बार बार बिलावल साहब और जरदारी साहब हमेशा कहते रहे कि जनाब खुदा के वास्ते आप एक फुल फ्लेज जो है ना, अच्छा वो गुजर गया ना साबिर बलोच साहब, जरा आगे बढ़े। आप नून लीग के साथ हैं, आप नून लीग के साथ हैं, इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या ऑपोजिशन इकट्ठी है? आप मैं एक अर्ज कर रहा हूँ, ये साथ होने ना होने की बात नहीं है। हमने उस वक्त जो है ना हमारे लीडरशिप ने ये सजेस्ट किया था कि एक फुल फ्लेज फॉरेन मिनिस्टर लाएं जिसको यानी अपने पावर लिमिट्स का पता हो, जिसको हिंदुस्तान के पावर लिमिट्स का पता हो। जी साबिर साहब, ये बातें हमें पता है, ये पता है, ये हो चुकी है। इस्लामाबाद का उसको पावर लिमिट्स का पता हो। अच्छा, उन्होंने उसका कोई ध्यान ही नहीं दी। अच्छा, बिल्कुल ध्यान नहीं दी। अच्छा, अब इन्होंने इमरान खान साहब को इसको चाहिए ये था कि भाई के बजाय इसके कि आप लोगों से जनाब वही पॉलिटिकल अपने जो है ना कंटेनर पे खड़े होकर जो बातें करते थे, अब उसको चाहिए कि वो इकोनॉमी के लिए दूसरे पार्टी के लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, इन लोगों सबको इकट्ठा करके मुल्क जिस तकलीफ में है उसको निकालने की कोशिश करे। ये तड़ियां देना कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको बंद कर दूंगा, उसको जो है ना ये कर दूंगा, उसको वो कर दूंगा, ये वो उसको थोड़ी सी मैच्योरिटी लाए, उसकी टीम में कुछ मैच्योरिटी लाए। अगर ये नहीं करना है, अगर आपने उस मुल्क का बेड़ा घर करना ही है तो फिर इमरान साहब से मेरी ये कर दे, खुदा के वास्ते आप यू स्टेप डाउन। और वो पंजाब का जो हमारा जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, क्या नाम है उसका, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का फयाजुल हसन चौहान है, इंफॉर्मेशन का जो फयाजुल हसन चौहान है जी। फिर चौहान साहब को और ये फवाद साहब के जो इसके हवाले कर दो तो शायद जो काम बहुत देर में वो जल्दी खत्म। ऐसे थोड़ी है, वो स्टेप डाउन करने के लिए थोड़ी उतरे हैं जी। सेनेटर सलीम जिया साहब, आप और पीपल्स पार्टी इमरान खान साहब की इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट मुत्तहिद हैं?
मैं इसको मैं जरा थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। बताया जाए सलीम जिया साहब जी बलोच साहब मैं अर्ज कर रहा था, हम अगेंस्ट नहीं है। जी 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 हमने अगेंस्ट करके क्या करना है? हम तो उनको सिर्फ उनको आईना दिखा रहे हैं कि वो 5 साल तक जो बातें करते रहे और आज उसके बिल्कुल बरक्स चल रहे हैं। देखें, वो कहा करते थे कि मैं किसी करप्ट आदमी को बर्दाश्त नहीं करूंगा, जिसको वो खुद डाकू कहा करते थे हर जलसे में, हर मीटिंग में, उसको उन्होंने ला के पंजाब का स्पीकर मुकर्रर करा दिया। जिसको कहते थे मैं चपरासी नहीं रखूंगा, उसको ला के उन्होंने आकर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बना दिया। सराइकी सूबे की बहुत बात होती रही। जब से इलेक्ट हुए किसी ने एक मर्तबा भी उसका जिक्र नहीं किया सराइकी सूबे का। कहते थे जी 50 दिन में हम बिल्कुल सराइकी सूबे की जो है वो सामने चीज़ें ले आएंगे। इसी तरह मैं समझता हूँ कि देख, वो बात जो हो रही थी उसकी मुशर्रफ साहब की, मुशर्रफ साहब को देखे ना, उनको बहुत गम है, तो ये मुशर्रफ साहब को लेकर आए ना, रेड वारंट के थ्रू, ब्लैक वारंट के थ्रू, या इनके दिल में वो नरम गोशा है क्योंकि ये उनके एक वक्त में चीफ एडवाइज़र भी रहे और उनका जो बदनाम ज़माना रेफरेंडम था उसके चीफ ऑर्गेनाइज़र भी थे। मैं समझता हूँ कि और मुशर्रफ साहब को खुद चाहिए, देखें कई चीज़ें आदमी हम हर उम्र में सीख रहे होते हैं, उनको नवाज शरीफ साहब से सीखना चाहिए, मरियम नवाज साहब से सलीम जिया साहब, असल में प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, वो यहाँ पर आ गए, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, मुझे आपका पॉइंट मिल गया है, लेकिन आप ही लोगों ने तो आप ही की गवर्नमेंट के अंदर तो मुशर्रफ साहब गए थे। खैर एनीवेज जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। सेनेटर सलीम जिया साहब ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। साबिर बलोच साहब पीपल्स पार्टी से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। पीटीआई की जवेरिया साहिबा ने हमें टेलीफोन लाइन के जरिए ज्वाइन किया, उनका बहुत शुक्रिया। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। आई विल सी यू ऑल टुमारो। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, कल मिलते हैं। अल्लाह।